हेलो विद्यार्थियों, सेल बायोलॉजी पेपर में आज पहला चैप्टर हम ले रहे हैं और इस चैप्टर का टाइटल है कि कोशिका विज्ञान से आपका परिचय और कोशिका सिद्धांत क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिका विज्ञान वास्तव में वह विज्ञान है जिसमें हम कोशिका से संबंधित सभी क्रियाएं, जैसे कि उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी बायोकेमिस्ट्री है, उसका दूसरी कोशिकाओं से अंतर संबंध है और शरीर पे कोशिकाओं की जो इम्पोर्टेंस है एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट यानी संरचनात्मक इकाई के रूप में उनका क्या महत्व है, उस बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो कोशिका ही हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है और हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। इसीलिए ये स्वाभाविक था कि प्राचीन काल से ही मानव के मन में ये उत्सुकता रहती कि कोशिका क्या है और कोशिकाओं का क्या महत्व हमारे शरीर में होता है, वो कैसे क्रिया करती है और शरीर के विभिन्न अंगों में कोशिकाओं का क्या रोल, उसकी क्रियाओं में कोशिकाओं का क्या रोल होता है। ये सभी चीज़ें जो है प्राचीन काल से मानव की उत्सुकता का विषय रही है। तो सबसे पहली इसकी शुरुआत तब हुई जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार होना शुरू हुआ। तो माइक्रोस्कोप के आविष्कार में जैकेरियस जैनसन जो थे, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी को सबसे पहले देखा था। कौन? जैकेरियस जैनसन। इन्होंने 10 आवर्धन क्षमता और 6 आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाए थे और उन्होंने आवर्धन क्षमता को समझने की कोशिश की कि कैसे जो है किसी भी चीज़ को हम बड़ा करके देखा जा सकता है। और इसी समय जो थे गैलीलियो गैलीली ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर डाला कि और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कीटों की जो संयुक्त आँख होती है यानी इंसेक्ट्स की कंपाउंड जो आई होती है, उसको सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके बाद हम अभी कोशिका विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस समय बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की, कि माइक्रोस्कोप का जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो माइक्रोस्कोप में फिर उसके बाद मार्सेलो मालपिगी ने प्राणियों और पादपों की ऊतकों के पहले टुकड़ों का अध्ययन किया था और ये कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। तो मालपिगी ने 1600 में जो है ऊतकों के टुकड़ों का अध्ययन किया और ये देखा कि इसमें कुछ है, कोशिकाएं टाइप की हैं, लेकिन उन्होंने इनको कहा था कि कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं और उन्होंने इसको नाम दिया था यूट्रिकल्स। मालपिगी ने यूट्रिकल्स बोला था कि इसमें ऊतकों के टुकड़ों में कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट दिखाई दे रही हैं, जिनको उन्होंने यूट्रिकल्स बोला था। इसके बाद फिर एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जो है वो भी एक 270 आवर्धन क्षमता के माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया उन्होंने, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। और उन्होंने देखा कि उन्होंने कई सारी चीज़ों का उसमें अध्ययन किया, और जैसे कि पानी का जल है, वर्षा वाला जल, जो शुक्राणु कोशिका है, रक्त कोशिकाएं हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखनी शुरू की। उसके बाद आए रॉबर्ट हुक, जिसको हम सभी जानते हैं कि कॉर्क के टुकड़ों को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करके ही जाना कि इसमें बिल्कुल जमी हुई कोठरियों जैसी जो है खोखली जो है सेल्स होती हैं
उस समय क्या हुआ करता था कि चर्च में जो छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे सारी तरफ, उनको सेल कहा जाता था। तो ये छोटे छोटे कमरे पादरियों के रहने के लिए होते थे। तो इन सेल्स के हिसाब से उन्होंने नाम दिया इनको सेल्स। तो तब से जो है सेल शब्द का पहली बार जो है पता चला था कि इनको कोशिकाओं को सेल कहते हैं। और उसके बाद 19वीं शताब्दी आई, तो 19वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस सभी शोध का अध्ययन किया और माइक्रोस्कोप इसमें बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई थी। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने में केंद्रक की खोज की। वॉन माल ने 1835 में प्राणी कोशिका में सेल विभाजन का अध्ययन किया था। वॉन मॉल सेल डिवीजन का उन्होंने अध्ययन किया था। और इसके बाद श्लीडेन एंड श्वान ने जो है, तब इसमें सबसे पहली प्रोग्रेस हुई सेल बायोलॉजी के इतिहास में, जब श्लीडेन एंड श्वान ने अपना कोशिका का सिद्धांत डाला था। कोशिका के सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से मान्यता दी गई थी और उसके जो प्रमुख बिंदु थे उसमें ये थे कि कोशिका जो सिद्धांत के डिटेल हम देखेंगे तो हम उसमें ये पाते हैं कि कोशिका सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि सभी प्राणी कोशिकाओं से बने हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिका जो है शरीर की इकाई है, संरचनात्मक, क्रियात्मक, कार्यात्मक इकाई है। ये श्लीडेन एंड श्वान ने बताया था कि सभी प्राणी कोशिकाओं से बने हुए हैं और कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैव रासायनिक आकारिकी में इकाइयाँ होती हैं। दूसरा उनका था कि सभी प्राणियों में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया। ये बात सभी प्राणियों के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए सही नहीं है। दूसरा, नई कोशिकाओं का जन्म पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि ये हमारी आनुवंशिकी की इकाई भी है। जो शरीर में पहले से मौजूद हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है, यानी नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। और ये हमारी आनुवंशिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी संततियों में जाने के लिए आवश्यक आनुवंशिक पदार्थों का परिवहन करती हैं। अब अगर कोशिका सिद्धांत के अपवाद हम देखेंगे तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हमें नज़र आते हैं। एक तो वायरस के रूप में, वायरस को अभी तक समझा नहीं जा सकता था, क्योंकि जब वायरस शरीर के बाहर होता है तो ये एक मिट्टी के कण की तरह से क्रिया करता है, यानी इसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये शरीर के भीतर जाता है तो ये एकदम से एक्टिव हो जाता है और एक सजीव की तरह से व्यवहार करने लग जाता है। और इसमें
सारी सजीवों में होने वाली सभी क्रियाएं जैसे डाइजेशन है, श्वसन है, और हालांकि इसमें अपने हिसाब से होता है, प्रजनन है, ये सभी क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। क्योंकि हालांकि ये बहुत ही आदिम जीव माने जाते हैं, बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो है सजीवों की तरह व्यवहार करने की क्षमता हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करते ही आ जाती है। तो ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। कोशिका सिद्धांत में और भी कई अपवाद हैं, कुछ जो है रसायन, कुछ प्रोटोजोन्स हैं, शैवाल है और कवक है। तो शैवाल या एल्गी जो है वो तो है वाउचेरिया, और जो कवक है पंजाई में राइजोपस, और कुछ प्रोटोजोन्स को भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में माना जाता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था कोशिका विज्ञान के लिए। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। आगे की हिस्ट्री में इतना कोई खास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी थी जो डोजार्डो ने दी थी। इसके बाद इन्होंने जो भी इसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं आपको PDF में टेबुलर फॉर्म में पूरी हिस्ट्री का एक टेबल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूँ, क्योंकि हम एक एक चीज़ को, अगर हम जो भी कोशिकी विज्ञान में प्रगति हुई वो किस हिसाब से हुई उसको हम उस टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर ये आता है क्वेश्चन तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, ताकि शॉर्ट में आप बहुत सारा कह सकें। टाइम कम होता है एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लो चार्ट्स की मदद लेनी चाहिए, हमें टेबल्स की मदद लेनी चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम बहुत ज़्यादा ना दें, क्योंकि हमारे समय की उसमें बचत होती है अगर हम इस तरह से अपनी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।